पेशे से शेफ, एक कॉल सेंटर में काम करने वाला एक लड़का आफ्ताब अमीन पूनावाला इतना शातिर हो सकता है कि वो ऐसी दोहरी जिंदगी जिए कि वो बड़े बड़े लोगों को गच्चा देता रहे। पहले उसने श्रद्धा वॉकर को गच्चा दिया, श्रद्धा वॉकर को धोखा दिया, श्रद्धा वॉकर से शादी का वायदा किया। उसके बाद उसकी हत्या करने के लिए ही साजिशन वो श्रद्धा वॉकर जो उसके मंसूबों को भांप चुकी थी, जो 2020 में ही आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे चुकी थी। उस शिकायत में ये कह चुकी थी कि आफ्ताब धमकी देता है कि वो श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। श्रद्धा को बुरी तरह मारता था, इतनी बुरी तरह मारता था कि उसने अपने दोस्तों तक को मैसेज में भेजा। उसकी तस्वीरें सामने आई कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, उसका ब्लड प्रेशर लो है, उसके बहुत चोटें लगी हैं, आफ्ताब ने इतना मारा है। सिगरेट से आफ्ताब उसको दागता था, बुरी तरह पिटाई करता था। उसके बावजूद भी श्रद्धा वॉकर को ऐसा गच्चा दिया, ऐसा धोखा दिया कि श्रद्धा वॉकर उसके चक्कर में आके हिमाचल आ गई। घूम फिर कर उसे लगा कि आफ्ताब बदल गया है और अब एक अच्छी ज़िंदगी वो दोनों जिएंगे, साथ में बिताएंगे, दिल्ली में रहेंगे, नया शहर होगा, नई नौकरी होगी, पैसा कमाएंगे। उसके बाद आफ्ताब ने उनके वादा किया था कि वो विदेश भी जाएंगे, लेकिन आफ्ताब की प्लानिंग थी श्रद्धा वॉकर की हत्या करने की, और श्रद्धा वॉकर की उसने हत्या कर दी। और हत्या ऐसी वैसी नहीं, हत्या करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े किए और उसको अलग अलग जगह पर फेंक दिया। एक लड़का रात को 2 बजे पिट्ठू बैग लेकर, उसके अंदर शव के टुकड़े लेकर दिल्ली, जहाँ पे 2.25 करोड़ की आबादी है, 90,000 से ज़्यादा पुलिस बल है, जो हमेशा हाई रिस्क पर रहता है, जहाँ पर हमेशा अलर्ट जारी रहता है, जहाँ पर दावे किए जाते हैं कि तमाम जगह पे पीसीआर है, तमाम जगह पे पुलिस बैरिकेटिंग है, तमाम जगह पे विजिलेंस है, आईबी है, तमाम एजेंसीज यहाँ पर लगी हुई हैं, दिल्ली पुलिस का स्पेशल स्टाफ है, स्पेशल सेल है। लेकिन वो रोज़ जाता था, रात को 2 बजे निकल के जाता था और जंगल में जाकर शव के टुकड़े फेंकता था, वापस आ जाता था। फ्रिज के अंदर शव के टुकड़े रख रखे थे, हत्याकांड को अंजाम दे चुका था, शरीर के टुकड़े काटे, टुकड़े टुकड़े किए और फिर अगले दिन फिर रात को 2 बजे निकलता था, पिट्ठू बैग में शव के टुकड़े रखे और उनको जंगल में ठिकाने लगाया। किसी ने आते जाते पूछा भी नहीं कभी उससे कि भाई कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो, कोई पीसीआर उसको नहीं मिली। इसका मतलब ये कि दिल्ली पुलिस को भी उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद गच्चा दिया। उसके बाद वो तमाम लोगों को गच्चा देता रहा, श्रद्धा के दोस्तों को गच्चा दिया, धोखा दिया, श्रद्धा के लोगों को दोस्तों को ऐसे गच्चा दिया कि वो श्रद्धा की 1 महीने तक इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी चलाता रहा, उसके अकाउंट को ऑपरेट करता रहा, ताकि सबको लगे, चैटिंग करता था दोस्तों के साथ बाकायदा, ताकि सबको लगे कि भाई श्रद्धा जिंदा है। उनको गच्चा दिया। श्रद्धा के परिवार को भी यही लगता रहा, क्योंकि वो कॉमन फ्रेंड के ज़रिए श्रद्धा के संपर्क में थे, कि श्रद्धा जिंदा है, श्रद्धा दिल्ली में कहीं है। फिर उसने कहा वो छोड़ के चली गई, सारी दुनिया को उसने धोखे में रखा कि श्रद्धा तो उसे छोड़ कर चली गई, 19 तारीख को ही छोड़ कर चली गई। शक हुआ उसके दोस्तों को, तब उसके पिता ने को भी शक हुआ, लेकिन शक हुआ, किसी के पास कोई सबूत नहीं था, कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। अब महाराष्ट्र पुलिस की बात आई, दिल्ली पुलिस को तो पहले गच्चा दे चुका था, अब महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस को भी उसने गच्चा दिया। आके कॉन्फिडेंस से बात करता था, किसी को लगा ही नहीं कि भाई ये हत्या कर सकता है, सबको यही लगा कि कुछ तो सही बोल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुंबई पुलिस को भी लगातार गच्चा देता रहा, जो आसपास के लोग थे उन सभी को गच्चा देता रहा कि श्रद्धा है, कहाँ है उसको नहीं पता। किसी को अंदाज़ा नहीं होने दिया कि उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। लेकिन आखिरकार डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर जब टेक्निकल सर्विलांस की गई, तब पता चला कि श्रद्धा का मोबाइल जो इस्तेमाल हो रहा था वो मेहरौली इलाके में ही हो रहा था। तो इसका मतलब श्रद्धा का मोबाइल आफ्ताब के पास ही था। अब जब दिल्ली पुलिस ने उसे धर दबोचा, पूछताछ की, तो उसने कह दिया कि भैया मैंने तो मर्डर कर दिया, मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन पुलिस को लगा कि भाई अरे केस तो सॉल्व हो गया, हत्यारा सामने है, हत्या हो चुकी है, हत्या की वारदात की जगह भी पता है और ये खुद कबूल कर रहा है कि मैंने हत्या कर दी, अब केस में बचा क्या। लेकिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसके बाद पुलिस को पता चला कि उसने, आफ्ताब ने कितना बड़ा गच्चा दिया है, सबूत कहाँ हैं। अब सबूत ढूंढने के लिए पुलिस को दांतों तले पसीना आ गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक मेहरौली के जंगल में खाक छान रही है, समुंदर में खाक छान रही है, आफ्ताब ऐसे घुमा रहा है उनको। अब रिमांड पर आफ्ताब था, तो पुलिस को उम्मीद थी कि भैया आफ्ताब से पूछताछ करेंगे और आफ्ताब से पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। 14 दिन बहुत होते हैं, 14 दिन रिमांड पे ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस के सामने तो बड़े बड़े अपराधी बोल देते हैं, तो ये आफ्ताब क्या चीज़ है। सीधे तौर पर आफ्ताब से जब पूछताछ दिल्ली पुलिस ने शुरू की, तब
उसने सब कुछ कहानी बतानी शुरू की कि मैं ऐसे यहाँ पर रहता था, मैंने ऐसे शव के टुकड़े किए, शव के टुकड़े करने के बाद इस तरह से मैंने फ्रिज में उसको रखा। पुलिस को लगा सब कुछ साफ़ होता जा रहा है, फ्रिज बरामद कर लिया। फ्रिज बरामद करने के बाद उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। जो घर था उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की। पुलिस को उम्मीद थी कि भाई जो घर है वहाँ से जब हत्या हुई है वहाँ पर शव के टुकड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। लेकिन जब बेंजीन टेस्ट भी किया गया तब भी पुलिस के हाथ बहुत कुछ नहीं आया। पुलिस को खासी मशक्क़त करनी पड़ी, टाइल्स के बीच में कुरेदना पड़ा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को दिन रात एक करना पड़ा, और उसके बाद जाके कुछ सबूत पुलिस को मिले हैं जो पुलिस का कहना है अहम सबूत हैं, खून के धब्बे हैं, क्या है। अब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चले जा रही है। और सीधे तौर पर जो आफ्ताब अमीन पूनावाला है वो इतने दिन तक, पहली जो रिमांड थी 5 दिन की, उसमें पुलिस को लगातार गच्चा देता रहा। पुलिस के हाथ कुछ ठोस नहीं लगा। जंगल में भी पुलिस को पता था कि भाई आफ्ताब ने बताया कि यहाँ पर हमने शव के टुकड़े फेंके हैं, वहाँ से बरामद कर लेंगे। लेकिन इस मामले को 6 महीने बीत चुके थे। जो शव के टुकड़े मिले वो भी काफ़ी ऐसी स्थिति में थे कि वो गले सड़े थे, या फिर उनको नंगी आंखों से जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने भी बताया, हालांकि इनको सूत्र कहते हैं, कि नंगी आंखों से देखने पर पता नहीं चल सकता कि शव के जो टुकड़े हैं वो आदमी के हैं, जानवर के हैं। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं, उनकी जांच की जा रही है, उनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। ऐसे करते करते 14 दिन की रिमांड बीत गई। इस बीच पुलिस को था कि पॉलीग्राफी टेस्ट कराएंगे। पॉलीग्राफी टेस्ट में तो पता चल जाएगा कि कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है। लेकिन आफ्ताब इतना शातिर दिमाग आदमी कि उसने डेक्स्टर देखकर प्लानिंग की थी, दृश्यम देखकर प्लानिंग की थी, दृश्यम 2 से प्लानिंग की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इंटरनेट पे भी बहुत कुछ सर्च किया था। उसने हर चीज़ का तोड़ निकालने की कोशिश की थी। एक चीज़ और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है कि आफ्ताब की दूसरी गर्लफ्रेंड जो एक साइकेट्रिस्ट थी, क्या उससे भी आफ्ताब ने कुछ टिप्स लिए थे? क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट को बाईपास करने के टिप्स लिए थे, और क्या उसके बारे में भी सर्च की थी? इसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि आफ्ताब अमीन पूनावाला का जब पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ तब पहले दिन टेस्ट पूरा नहीं हो पाया, दूसरे दिन भी टेस्ट पूरा नहीं हो पाया, तीसरे दिन भी टेस्ट पूरा नहीं हो पाया। अधूरा पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट हुआ नहीं, और आफ्ताब पहुंच गए तिहाड़ जेल। अब वहाँ से स्पेशल परमिशन पर लाकर उनके टेस्ट कराए जाएंगे। जो कुछ उन्होंने सवाल पूछे हैं डॉक्टर्स ने, उसमें कितना सच बोला है, कितना झूठ बोला है, ये सब एनालिसिस के बाद पता चलेगा। उसकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। मतलब 14 दिन की रिमांड में पुलिस को गच्चा दे गया एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को आफ्ताब, और फिर उसने पॉलीग्राफी टेस्ट करने वाले डॉक्टरों को कैसे गच्चा दिया। तबीयत उसकी ख़राब थी, एग्रेसिव हो जाता था वो। जब भी कोई ऐसा सवाल आता था कि जिसमें आफ्ताब को फंसने की उम्मीद थी, या फिर आफ्ताब सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये क्लियर ना हो सके, इसलिए वो उसमें एग्रेसिव हो जाता था। क्योंकि जो पॉलीग्राफी टेस्ट होता है उसके अंदर जिसका पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है उसकी ब्रेन की वेव्स, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, तमाम चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। झूठ बोलने पर उसमें काफ़ी बदलाव आता है, सच बोलने पर वो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर आफ्ताब एग्रेसिव हो गया तो ऑटोमेटिक उसकी हार्ट रेट बढ़ी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो जो रिपोर्ट है उस पर असर ज़रूर पड़ेगा। इस तरह से गच्चा दे रहा था। दूसरा, सूत्र बता रहे हैं कि जब आफ्ताब से कोई ऐसा सवाल पूछा जाता कि उसका हाँ या ना में जवाब देना है, जिसमें उसके फंसने की उम्मीद होती थी, उससे पहले वो छींक देता, क्योंकि उसको ठंड लगी हुई थी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उसको बुखार था जिसकी दवाई वो ले रहा था, तो उसके पास बहाना भी था। अब छींकने में ये होता कि जो सेंसर्स हैं, जो तमाम रीडिंग है, वो ऊपर नीचे हो जाती। तो इस तरह से उसने पॉलीग्राफिक टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स को भी गच्चा देने की कोशिश की। अब तिहाड़ जेल पहुंचा। तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद आफ्ताब अमीन पूनावाला ने इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी, जेलर्स से, तमाम कैदियों से। अपने आप को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड दिखाया कि वो उसे कोई परेशानी नहीं है, किसी के साथ रहने में कुछ नहीं है। शुरू में जेलर ने नॉर्मली जैसे जिस तरह का जेल मैनुअल होता है उसके हिसाब से कि हाँ जी थोड़ा सा रिस्क वाला कैदी है जिसकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, उसको बैरक में रखा, जिसमें उसके साथ में कुछ और लोगों को रख दिया, कि ताकि कुछ और लोगों को रखने के पीछे वजह ये भी होती है साथ में कि वो लोग होते हैं जिनका चाल चरित्र अच्छा होता है, जो जेल की नज़र में, जेलर की नज़र में अच्छे चरित्र वाले कैदी होते हैं, ताकि अगर इस तरह का कैदी कोई अकेला है, वो आत्महत्या करने की कोशिश ना करे, कोई गड़बड़ ना करे, तो उन पर नज़र रखने के लिए भी कुछ ऐसे कैदियों को रखा जाता है। लेकिन बाद में ऊपर के अधिकारियों ने कहा कि ये बहुत शातिर कैदी है,
ये बहुत शातिर आदमी है, इसको किसी के साथ मत रखो, ये जो साथ में रखेगा उनको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगेगा, इसको अकेला रखो और इसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखो। और इसी के चलते आफ्ताब अमीन पूनावाला को जेल के अंदर एक आइसोलेटेड सेल में रखा गया है, जेल नंबर 4 में, जहां पर बाहर एक गार्ड है, गार्ड के सामने खाना पीना खाता है और 24 घंटे वो निगरानी में रहता है सीसीटीवी की, ताकि जो जेल के अधिकारी हैं वो उस पर पैनी नज़र रख सकें। अब इस केस में होगा क्या? क्या आफ्ताब अमीन पूनावाला को फांसी हो पाएगी? क्या श्रद्धा वॉकर को पूरी तरह से इंसाफ मिल पाएगा? क्या ये शातिर आदमी फिल्मों की तरह, वेब सीरीज़ की तरह, डेक्स्टर हो या दृश्यम हो, क्या बच के निकल जाएगा? सब कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिका हुआ है। डायरेक्ट एविडेंसेस मिलेंगे, उसके आधार पर ही आफ्ताब के खिलाफ कोर्ट में सख्त केस बनेगा और उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लेकिन जो मैंने आपको कहानी सुनाई उससे आप एक बार फिर से अंदाज़ा लगाइए कि आफ्ताब ने सबसे पहले श्रद्धा को गच्चा दिया, उसके बाद दिल्ली पुलिस को गच्चा दिया श्रद्धा के शव के टुकड़े ठिकाने लगाते समय, जिसके बाद 1 महीने तक श्रद्धा के दोस्तों को गच्चा दिया, उसके परिवार को गच्चा दिया, फिर मुंबई पुलिस को गच्चा दिया और 14 दिन वो पुलिस की रिमांड में भी खेल खेल गया। यहाँ तक कि सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि पॉलीग्राफी टेस्ट करने वाले डॉक्टरों को भी ज़बरदस्त गच्चा देने की कोशिश की। अब इस शातिर दिमाग के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस जुटी है और दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस केस में मैनुअली, साइंटिफिकली और तमाम दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके तहत इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और सबूतों को इस तरह से संकलित किया जाएगा कि कोर्ट के अंदर इस केस में सबूतों की कोई कमी ना रहे। और इसी उम्मीद में पूरे देश की जनता भी दिल्ली पुलिस की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।